we are going to start. Today we are going to start Physics 0625 Paper 2 Variant 1 October November 2023. ठीक है, ठीक है, October 2023 Paper 2 Variant 1. Let's start the paper. 45 minutes का पेपर है. ठीक है, जाहिर है हमने भागना ही है पेपर लेके. अब पेपर लेके भागने का मतलब है कि पेपर को तेज से सॉल्व करना. लेट्स स्टार्ट. सो अच्छा जी, सबसे पहले which is a vector quantity? So we know that density is not a vector quantity, mass is not a vector quantity, pressure is a scalar quantity. अक्सर मेजॉरिटी हम में से यही समझती है प्रेशर वेक्टर है. नहीं भाई, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है. वेट, ठीक है. सो वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ठीक है, वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ. दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर है, आ रही बात समझ? ठीक है. सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ द कार ट्रैवलिंग थ्रू अ टाउन. व्हिच सेक्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट अ पीरियड. तो कह रहा है कि which section of the graph represent the period when the car is decelerating. So देखो, you know that कि यहाँ पर ये नेगेटिव ग्रेडियंट है. ठीक है, एंड यू नो दैट कि ग्रेडियंट जो है वो आपको एक्सेलरेशन देता है और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिसेलरेशन. सो ये वाला पार्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट पे चलो. एन ऑब्जेक्ट रीचेस द टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर बीइंग ड्रॉप एंड falling through air. Which graph shows how its speed varies with time? ठीक है, कौन सा ग्राफ इसमें स्पीड विद वेरीज टाइम होगा? तो भाई उसमें ये डी वाला सी वाला आंसर होगा. और सी में देखिए क्या होगा, इनिशियली यहां से लेकर यहां तक जाहिर है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 होगी. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो इन फिजिकल रियलिटी में क्या होगा, उसका वेट तो नहीं होगा, लेकिन उसकी एयर रेजिस्टेंस आहिस्ता 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 इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है, जो उसकी एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम ड्रैग भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो रही होगी, जिसकी वजह से उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही होगी. ठीक है, लेकिन स्पीड बढ़ रही होगी. सो अब कैसे पता है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है? बिकॉज अगर यहां से लेकर यहां तक जाएं, ऊपर तक जाएं, सो ग्रेडियंट देखो तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है. चेक करो, हर हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है. इस मीन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. इट मींस कि ये रीच कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी को, और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर जब जाएगा तो इस वक्त इसका डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड जो ड्रैग फोर्स है, दोनों एक दूसरे के बैलेंस हो जाएंगी. रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करेगा. फ्री फॉल मोशन के अंदर ये केस हम लोग पढ़ते हैं. सो सी इसका करेक्ट आंसर है. क्लियर है. नेक्स्ट है, अ टेबल शोज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स एक्स वाई एंड जी. लिक्विड एक्स वाई एंड जी है, तीन लिक्विड गिवन है, तीनों के मास एंड वॉल्यूम गिवन है, तीनों को एक कंटेनर के अंदर रखा गया. आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, मुझे याद पड़ता है इस जैसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले भी लास्ट क्लास के अंदर. सो उसमें तीन कंटेनर में तीन लिक्विड्स मौजूद हैं. ठीक है, कंटेनर में तीन लिक्विड्स मौजूद हैं. अब हमें नहीं पता कि एक्स वाई जी में से ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, तो वो हम देखते हैं. ठीक है, अब कैसे देखेंगे भाई? तो उसके लिए हमें रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा सबका. सो रेशो कैसे कैलकुलेट होगा भाई? ये मैं एक अलग से इसका टेबल बना रहा हूँ, इसी के साथ एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको, और आपको आसानी से समझ में आएगा. सिर्फ कुछ नहीं करना, डेंसिटी निकालनी है तीनों की. सही है, तो आओ जरा तीनों की डेंसिटी निकालो. तो मास और वॉल्यूम का रेशियो, सो 120/200 कितना होता है बच्चों? 0.6. 0.6. 80/67 करो, 80/67 करो, 1.19. 1.2 कर लो उसको राउंड ऑफ करके. उसके बाद 100/120 करो, सो 0.83 हो जाएगा. 0.83. जी. ठीक है. अच्छा, अब मसला ये मैं बताता चलूं, इसमें ये कौन सा एक्स है वाई है? सबसे ऊपर जो होगा वो जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी. सो ऊपर आपका जेड होगा. ठीक है, सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर आपका एक्स होगा, उसके बाद जेड होगा, और सबसे नीचे आपका क्या होगा? वाई. अब जरा देख लेते हैं वो क्या कह रहा है. Which liquid is at the top of the container and which liquid is at the bottom, and all the liquids are बेसिकली इमिसिबल, जो कि मिक्स नहीं होते, डू नॉट मिक्स की बात कर रहा है. ठीक है, सो जो टॉप पे होगा वो एक्स होगा, टॉप पे होगा वो क्या है, वो एक्स होगा, ये दोनों का है. बॉटम पे जो होगा वो वाई होगा, तो जाहिर सी बात है ये इसका करेक्ट आंसर होगा. सही है. नेक्स्ट चलते हैं. व्हिच मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक है, अ डाइवर राइजिंग वर्टिकली थ्रू द वाटर एट कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, तो जब कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा है तो कांस्टेंट स्पीड पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, तो ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा. क्लियर. एन एयरक्राफ्ट सर्कलिंग एन एयरपोर्ट एट कांस्टेंट स्पीड. जनाब, सर्कलिंग का मतलब है कि सर्कुलर मोशन में अक्सर ये होता है, एयरपोर्ट पे उतरने से पहले ही जो है वो जो भी एयरक्राफ्ट होता है या जो भी एयरप्लेन्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ताकि उतनी देर तक जो है वो रनवे खाली हो, या इस तरह के मामला होते हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो जो है वो बात कर रहे होते हैं.
कन्वर्सेशन की चल रही होती है। तो इस दौरान सर्कुलर मोशन में अगर वो घूम रहा है, सो वी नो दैट कि सर्कुलर मोशन में आपके पास एक एक्सेलरेशन होती है जिस कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑल दो कि आप डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहे हो, आप कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल है, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो ये 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक्सेलरेशन जब जब होती है तब तब रिजल्टेंट फोर्स होती है, सो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होगी, इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्सेज आर अप्लाइड टू 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, द लेंथ ऑफ ईच एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, which object is in equilibrium। तो कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो देखो दो कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। या ये होगा कि फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस या मोमेंट्स मस्ट बी बैलेंस, यानी फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, और दूसरा ये होना चाहिए कि मोमेंट क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस होने चाहिए। दोनों रूल्स फुलफिल होंगे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, वरना कभी भी नहीं होगा, भूल जाइए। ठीक है, अब देखिए जितना जितना एरो इसका अपवर्ड है उतना ही एरो डाउनवर्ड है, ओके फाइन बैलेंस है। जितना इसका राइटवर्ड है उतना ही लेफ्टवर्ड है, ओके फाइन बैलेंस है, फोर्सेस बैलेंस है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल होती है। सेकंड पे चलें, सेकंड पे मुसीबत ये है कि अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, सो देखा जाए बीच में एक तरह का लाइन ऑफ एक्शन पड़ रहा है। इसकी वजह से ये होगा, अगर मैं यहाँ पिवट ले लूं तो ये इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये भी इस पिवट से इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों मिलके क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेंगे और ये गोल गोल घूमता ही रहेगा। इसका मतलब है ये गोल गोल घूम रहा है, इसका मोमेंट 0 नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, इसका मतलब ए इम्पॉसिबल है, ए नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, सेकंड फुलफिल नहीं हो रही। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वन को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन में क्या है कि अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों बैलेंस है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है। वहां सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं था, यहाँ दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन की वजह से दोनों का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी मेंटेन होगी, सेकंड वाली भी मेंटेन होगी, इसलिए भाई बी पॉसिबल है। ठीक है, आप चाहे तो सी देख लें, अगेन वही मसले मसाइल हैं। ठीक है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ देख लें ये पिवट है तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इट क्लियर, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, यहाँ पर भी एक्जैक्टली ऐसा ही है, तो यहाँ भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। और इसके बाद आप लास्ट वाले में देखिए। ठीक है, लास्ट वाले में आप चेक करिए, लास्ट वाले में क्या है भाई, ये ऊपर का एरो बड़ा है, नीचे का एरो छोटा है, जाहिर है रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ हो एग्जिस्ट करेगी। सो सेकंड कंडीशन पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही। 20 का करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, द स्फीयर एक्स। बहुत अच्छा सवाल है। स्फीयर एक्स, स्फीयर एक्स, स्फीयर एक्स कोलाइड्स हेड ऑन, ठीक है, आमने सामने। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है आमने सामने, विद द सेकंड आइडेंटिकल स्फीयर वाई विच इज स्टेशनरी, जो कि रुका हुआ है। अच्छा, मैं इसकी शक्ल बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना ही बड़ा एक दूसरा है पार्टिकल, ऑलमोस्ट दोनों सेम जैसे ही हैं, एक ही जैसे हैं। ठीक है, और दोनों का मास भी एक ही, चलो अच्छी बात है, दोनों का मास भी उसने बोल दिया एक ही है, 0.15 kg, 0.15 kg। क्लियर? ठीक है, अच्छा जी, स्फीयर एक्स इज ट्रेवलिंग, स्फीयर एक्स जो है वो ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्फीयर वाई या स्फीयर, इसको एक्स कह लो, चलो यहाँ पर एक्स लिख लो और यहाँ पे एक्स लिख लो, यहाँ पर वाई लिख लो। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि वो ट्रेवल कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वो कह रहा है बिफोर कोलिजन और एंड प्रोड्यूसेस एन इम्पल्स ऑफ 0.21 न्यूटन सेकेंड ऑन स्फीयर वाई। क्या मतलब? इम्पल्स का मतलब होता है भाई बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मोमेंटम का ट्रांसफर करना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, दैट इज इम्पल्स। यानी ये चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, जो इसने ट्रांसफर कर दिया आगे, दैट इज क्या, दैट इज इम्पल्स, जो आगे भेज दिया। सवाल है इसमें मोमेंटम कितना था, पहले ये तो कैलकुलेट करो। ठीक है, अब ये पता करते हैं। तो ये 0.21 न्यूटन सेकेंड वो मोमेंटम है जो एक्स ने टकराने के बाद वाई में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अभी देखते हैं तो खुद कितना मोमेंटम था, खुद की जेब में कितने पैसे थे तो जो उसने आगे ट्रांसफर कर दिए, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एक्स आफ्टर कोलिजन? वेलोसिटी ऑफ एक्स आफ्टर कोलिजन इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कोलिजन के बाद जब इंपल्स या मोमेंटम इसने इसको ट्रांसफर किया तो इसके पास जो मोमेंटम बचा, उस बचे हुए मोमेंटम से कितनी वेलोसिटी बनेगी वो निकालेंगे।
तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है इसने जो इसके पास कितना मोमेंटम है, फिर ये पता करना है इसने आगे भेजा कितना, ट्रांसफर कितना किया, फिर ये पता करना है कि इसके बाद कोलिजन के बाद एक्स के पास कितना मोमेंटम बचा है, फिर ये पता करना है कि उस बचे हुए मोमेंटम पे वेलोसिटी क्या बन रही है, ये पता करना है। ये 3-4 चीजें हमने लाइन से पता करनी है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, इसका अपना मोमेंटम, चले पता करें इनिशियल। तो इसका अपना मोमेंटम क्या हो जाएगा बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ एक्स कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। सो मास कितना है इसका 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 0.3 हो जाएगा। यस और नो, ये बच्चा पार्टी 0.3 न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एक्स जो है ये 0.3 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम लेके आ रहा था और कोलिजन के बाद 0.21 इसने आगे ट्रांसफर कर दिया, सही है। तो सवाल है रिमेनिंग मोमेंटम कितना हुआ एक्स के पास, कोई मुझे बताएगा रिमेनिंग मोमेंटम ऑफ एक्स कितना होगा, यानी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो जाहिर है शुरू में इसका कितना था 0.3 था और इसने निकाल दिया 0.21, तो इसके पास बचेगा कितना 0.3 में से 0.21 चला गया, कितना बचा 0.09. 0.09 सेकंड का ये बचा। अब ये जो बचा इसी पे वेलोसिटी डिसाइड होगी। अब ये जो मोमेंटम बचा इस मोमेंटम पे यानी आफ्टर कोलिजन जो बचा रिमेनिंग, इसी पे फाइनल लगाओ, vx लगाओ और इसको दोबारा मास से डिवाइड कर दो। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ x आएगी, तो 0.09 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू vx। तो ये कितना वेलोसिटी आ रही है, कोई मुझे बताएगा 0.6. 0.6। इसके साथ साइन क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव साइड. हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 0.2 था ये पॉजिटिव था, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे थी, तो इसका मतलब है इसकी भी पॉजिटिव है, ये भी राइट साइड पे होगा। सो इसका मतलब है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी होगी 0.6 और सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में y जा रहा होगा, इसी पे राइट पे, ठीक है। आ रही बात समझ। A cyclist travels down a hill from rest at point X without pedaling. The cyclist applies his brake and cycle stop at point Y. ठीक है। Which energy transfers have taken place between X and Y? वो कह रहा है X और Y के दरमियान कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहली बात, अगर वो इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इसके नीचे आते आते कम हो रही होगी। तो स्टार्ट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से करोगे, ठीक है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, चलना शुरू होगा, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है वैसे वैसे उसकी, मैंने बताया था कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रैग होता है, ड्रैग फोर्स कह लो, या स्क्वायर ऑफ द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रैग फोर्स होता है। ड्रैग फोर्स का मतलब रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो जाहिर है वो फिर रेजिस्टेंस जो वो थर्मल एनर्जी में आगे कन्वर्जन करती है। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड नीचे आते हुए बढ़ेगी उसकी ड्रैग फोर्सेस या रेजिस्टेंस फोर्सेस भी बढ़ेंगी। तो जब तो स्पीड बढ़ने का मतलब पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी आएगी पोटेंशियल के बाद, और फिर उसके बाद जाहिर है ड्रैग बढ़ेगा। तो ड्रैग बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस मतलब ड्रैग का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है थर्मल एनर्जी डिसिपेट करेगी, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये इसका तरीका कार होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m falls from a higher shelf to a lower shelf, हायर से लोअर शेल्फ की तरफ नीचे गिर गया। हाउ मच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डज द ऑब्जेक्ट लूज, वो कह रहा है कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसने क्या की, उसने लूज की, क्लियर। आओ जरा देख लेते हैं। अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लूज कितनी कर रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम करो कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE है, यहाँ पर भी GPE है, ठीक है। यहाँ पर उसको कर लो तुम 1 कर लो, इसे 2 कर लो। सो हायर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। ये जाहिर है हायर है और ये नीचे वाली लोअर है। सो हम क्या करेंगे, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हायर माइनस लोअर, ठीक है। सो हायर होगा mgh1 माइनस mgh2, सो यू नीड टू टेक mg as a common, so h1 minus h2, b is correct answer। समझ आ रही है बात, इट्स वेरी इजी। वो कह रहा है a pump does 460,000 joules of work to raise the water to fill a tank, it takes 7 minutes to fill the tank, what is the power, पावर की बात कर रहा है। सो वर्क डन अपॉन टाइम है, सो ये हो जाएगा 46,000 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। मिनट्स में दिया हुआ तो जाहिर उसे कन्वर्ट करते हैं 46123, ठीक है। 460 के बाद है 30 और नीचे चले आए तो 7 मल्टीप्लाई बाई 60, 1095.224, ठीक है, वॉट। सो इसे राउंड ऑफ करना है,
सो 1095 अब किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, सो 1.09 किलोवाट हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 1.1 किलोवाट हो जाएगा। सो ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ठीक है बच्चों? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, water in the water in a swimming pool exert a pressure at the bottom of the pool. This graph shows the relationship between the pressure exerted by the water and the depth of the water in the pool. ठीक है भाई, आप वाटर के यानी जो पूल है उसकी सरफेस पे खड़े हो यहाँ, तो इस वक्त एक प्रेशर लगेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ वी कंसीडर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप इग्नोर कर दें, जीरो कंसीडर कर लें, और दो जीरो नहीं हो सकता, बट कंसीडर इट, ठीक है, कि जीरो, कि जितना भी ग्राफ बना हुआ है ना, जो जो प्रेशर है ये सारा लिक्विड का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर नहीं है। सो इन्होंने इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर करें, इन्होंने काउंट नहीं किया आप भी काउंट नहीं करें थोड़ी देर के लिए। अब आपकी इस वक्त जो डेप्थ है वो है जीरो। जैसे जैसे आप नीचे डेप्थ में जाते चले जाएंगे, एच इंक्रीज होगी, सो प्रेशर भी इंक्रीज होगा लिक्विड की वजह से, जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अगर रो यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, जो कि उन्होंने कहा है कि एज्यूम दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो एच इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होता है, तो सी करेक्ट आंसर है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब आप देखें, y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे h है, डेप्थ है, तो ग्रेडियंट आपको क्या देगा, रो और g का प्रोडक्ट आपको ग्रेडियंट देगा। इसका दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ए लेवल्स में भी पढ़ना है ये चीज दोबारा से। और आगे जो y इंटरसेप्ट है, जाहिर आपको पता है वो जीरो है, इसलिए ये ओरिजिन से पास कर रहा है। के फॉर्मूला हम कैसे यूज कर रहे हैं, एंड फॉर्मूला व्हाई इज इट कैसे? लाइक कांस्टेंट? हम बी को भी तो कर सकते थे, आई बी मीन इंक्रीज ही क्यों हो रहा है वो? नहीं नहीं, एक सेकंड, बी बी किसको कर सकते थे, क्या पूछना चाह रहे हो? बी को आंसर क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? बी को क्यों नहीं कर रहे? गुड, हो गया, अच्छा सवाल है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात का जवाब दो। फॉर्मूला पता है ये वाला, रो जी एच, या ठीक फिर है, उसको रिलेट नहीं कर सकते ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वही के तो साथ? बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते। उसका वो नहीं वजह है, आता मुझे करना। हाँ वो बता रहा हूँ, इसकी वजह है कि एच पे पावर 1 है। अगर एच पे स्क्वायर होता ना, तो ये इस तरह का कर्व बनता। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से पढ़ी इक्वेशन इस फॉर्मेट यस में, बोला यस एग्जैक्टली। अब इसी को अगर मैं इक्वल्स टू वाई कंसीडर करूं, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इससे रिलेट करती हुई जितनी इक्वेशंस होंगी वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या उनको हम पैराबोलिक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूं, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। आओ मैं जादू दिखाता हूं आपको, इधर आओ। तुम्हारा कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा। एक सवाल है, 15 मिनट भी लगेंगे, लगाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ूंगा, टेंशन नहीं लो तुम। y इज इक्वल टू a है, ये x है, स्क्वायर है। जी भाई, समझ आया बच्चे? जब कर्व होता है जी, आ स्क्वायर, एक्स गया, के एक्स ऊपर स्क्वायर स्क्वायर से आता है, ऊपर आ गया। अब समझ आ रहा है? जब कर्व आएगा, स्क्वायर आएगा, पावर 2 आएगी, तो नॉन लीनियरिटी बढ़ेगी। और अगर इसी को मैं आगे, ठीक है, इसी को आगे y इज इक्वल टू, जरा समझना, ठीक है, m और x कर लूं, और इधर कोई कोई मैं, एक सेकंड जी, अब आपने देखा, अब x की पावर कितनी है, 1, पावर 2 नहीं है, ठीक है। मैं यू भी खेल भी सकता हूं इसके साथ, मेरे पास तो खैर, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। अब अगर मैं n की वैल्यू 1 है, अभी पावर x की 1 है, अगर मैं पावर इसकी 2 कर दूं, तो देखो क्या हो जाएगा, जादू देखना, बन गया क्वाड्रेटिक। देख रहे हो, x की पावर अभी n है, n का मतलब 1 था, 1 से 2 कर दिया, पावर 2 कर दी, तो ये कर्व बन गया। पावर 3 करूंगा और कर्व्स बनते चले जाएंगे, पावर 1 करूंगा तो लीनियर ग्राफ बनेगा। यू अंडरस्टैंड? इसी चीज को हमने आगे लेके चलना है बेटा, समझ आ गया? चलें? यस, आ गया। सो ये वाली चीज है आगे, ठीक है, ये वाली चीज है, चूंकि लीनियर था इसलिए मैंने उसको लीनियर से लिंक करके सी पे करेक्ट आंसर बनाया। Why can a gas be compressed easily into a smaller volume? ठीक है, वो कह रहा है कि गैस जो है वो स्मॉलर वॉल्यूम पे क्यों कंप्रेस होगी। लेट्स टॉक अबाउट इट। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, दूर है तो जाहिर सी बात है करीब आ जाएंगे। गैस में होता ही यही कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो भाई वो करीब आ जाएंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद और क्या रॉकेट साइंस आपको समझना है, पढ़ लें। द पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि गैस को कंप्रेस करना क्यों आसान है। भाई जब करीब ले आओगे तो फिर तो इंटरेक्ट करेंगे ना, दूर होगी और दूर लेके जब करीब लेके आ रहे होगे दूर से, तो वो ये कह रहा है कि क्योंकि पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करते इसलिए उन्हें कंप्रेस करना आसान है, ये रीजन नहीं है। हाँ,
ये बात सही है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन उन्हें अट्रैक्ट ना करने की वजह से कंप्रेस करना आसान है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो दो चीजें हैं, दोनों सही हैं, लेकिन उन दोनों, वो दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं हो सकते, एक दोनों इवेंट का रीजन नहीं हो सकते होने का। दैट्स व्हाई बी करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर है। सही है, आगे चलते हैं। द पार्टिकल्स मूव रैंडमली, उनके रैंडमली मूव करने से उनके कंप्रेस करने का क्या ताल्लुक है भाई? ठीक है, ये भी रीजन नहीं है। इस तरह तो लिक्विड में भी होता है, पार्टिकल्स लेयर में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंप्रेसिबल तो नहीं होता, या बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। द वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल कैन बी रिड्यूस, नहीं, पार्टिकल का वॉल्यूम रिड्यूस नहीं कर सकते, उनके बीच के स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आओ, अ गैस इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है भाई, अभी चेक कर लेते हैं। द गैस इज हीटेड सो दैट इट एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा जी, आपने, लेकिन एक मुसीबत है, एक मुसीबत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पड़ेगी, वो कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर तो बढ़ता है, लेकिन उसने कह दिया कि आगे क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। क्या मतलब? प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ये करेगा ये कि ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। सर क्या मतलब हुआ, समझाता हूं। ठीक है, वो इस पिस्टन को यहां से मूव करके आगे ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, उस पिस्टन को यहां से मूव करके आगे ले जाएगा ताकि प्रेशर कांस्टेंट हो। मैं एग्जैक्टली समझाता हूं। इस कमरे में जहां पे आप बैठे हुए हो, इस जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। अब कमरे की एक तरफ की दीवार मूवेबल है, मूवेबल वॉल होती है अक्सर, अगर आपने देखा हो कि अक्सर कोचिंग सेंटर्स वगैरह में ये बीच की वॉल जो है वो वुड की होती है, उसको इन्होंने साइड में खिसका देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। अक्सर शादियों में बैंक्वेट हॉल में इस तरह का इन्होंने सेपरेशन वॉल बनाते हैं जो आगे पीछे मूव कर देता है। सो लेट्स सपोज एक रूम है, उसके अंदर की एक वॉल है वो इस तरह की मूवेबल है, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो आपने क्या किया, उस वॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो जो आपका प्रेशर डेवलप हो रहा था ना पार्टिकल्स का, वो प्रेशर थोड़ी देर के लिए रिड्यूस होके उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे पहले, वो बढ़ने के बजाय वही कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए आप क्या करते हो, आप वॉल्यूम बढ़ा देते हो। सिमिलरली गैस भी ये करेगी कि जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो वो वॉल्यूम भी क्या कर देगी, इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं, where the pressure is kept constant, volume is directly proportional to temperature and this is absolute temperature, you should know। अब क्या सीन है कि जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, जरा सुनना, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल पहले इस दूरी पर, जैसे दो पार्टिकल थे, एक इधर था, और ये दोनों आपस में टकरा रहे थे इतनी दूर से आगे, जब आपने वॉल्यूम यहां कर दिया तो अब ये पार्टिकल भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ने से दूर चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अब जब यहां आ जाएगा और ये पार्टिकल इधर है, बीच में जगह और बढ़ जाएगी, तो अब इनके दरमियान जगह बढ़ने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर पहले एक सेकंड में 10 दफा कोलिजन कर रहे थे, अब हो सकता है एक सेकंड में 5 दफा कोलिजन करें। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे इलाके में तुम्हारा एक दोस्त रहता है और घर के करीब रहता है, एक दिन में 4 दफा चक्कर लगाता है। अब वो तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर चला गया, तो हो सकता है हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाए, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आना जाना उसका रिड्यूस हो जाएगा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। यहां पर भी इसका डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो डिक्रीज हो जाएगा। ये और ये हो सकता आंसर। ठीक है, ठीक है, तो बी और इसके अलावा डी को हटा दीजिए। ठीक है, अब दूसरी बात, ठीक है, यहां तक समझ में आई है नहीं आई बात? दूसरी बात, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगी। फोर्स क्यों बढ़ेगी भाई? ठीक है, कौन सी फोर्स बढ़ेगी, जरा पढ़ो उसने क्या कहा है। हाउ इज द फोर्स ऑफ ईच कोलिजन, दूर दूर जाएंगे लेकिन जब टकराएंगे तो बहुत जोर से टकराएंगे क्योंकि उनकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ कोलिजन बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी स्पीड ऑफ कोलिजन बढ़ेगी। दूर तो चले जाएंगे, लेकिन वो तुमने वो नहीं देखे ईद पे अक्सर यार, वो दुम्बे होते हैं ना, छोटे छोटे दुम्बे, क्या कहते हैं, लैम कहते हैं उनको, वो दूर जाते हैं और आके दूसरे को सींगे मारते हैं, तो जो जितना दूर जाएंगे उतना तेजी से आगे टकराएंगे। सो ऐसे ही होता है, पार्टिकल्स दूर तो चले गए लेकिन स्पीड से आके एक दूसरे को हिट करते हैं। जब बहुत तेजी से हिट करेंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगी, तो इस वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ, इंक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज क्यों हो रही है मैं समझाता हूँ। तुम्हारे घर के इलाके में, तुम्हारा घर जिस एरिया में है, तुम्हारे घर के करीब सारे दोस्त रहते हैं। अब जब सब दूर दूर चले गए तो मिलना, अगर फर्स्ट करो पहले एक दिन में एक दफा मिल रहे थे, तो अब हो सकता है हफ्ते में एक दफा मिलोगे, तो मिलने की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज होगी, बताओ? सर डिक्रीज। डिक्रीज होगी। ठीक है, अब
बहुत ज्यादा दिनों में एक दफा मिलोगे ना, ऐसे ही ना दूर जाने पे। इसी तरह कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो पार्टिकल थे यहाँ के, इन्होंने प्रेशर लगाने की कोशिश की, तो उसने उसको ओवरकम करने के लिए ये पिस्टन को आगे कर दिया। अब ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो जो पार्टिकल यहाँ था वो पुश होके इधर चला गया, इस जगह पर आ गया। ठीक है। अच्छा, पहले जो पार्टिकल इधर था और दूसरा पार्टिकल इधर था, ये आपस में टकरा रहे थे, फर्स्ट करो 1 सेकंड में एक बार टकरा रहे थे। ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल आगे चला गया, जगह खुलने की वजह से थोड़ा दूर दूर हो गया। तो जब ये पार्टिकल इधर चला गया, वो वाला पार्टिकल लेट्स सपोज इधर ही है, तो अब 1 सेकंड में एक दफा नहीं टकराएंगे। ठीक है। अब हो सकता है कि 2 सेकंड में एक दफा टकराए, ऐसा ही है। हो सकता है 3 सेकंड में एक दफा टकराए, हो सकता है 4 सेकंड में एक दफा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, क्या होगी बताओ? दूर डिक्रीज जाने से। हाँ, डिक्रीज डिक्रीज। बता रहा हूँ। अच्छा, सर लेकिन जब हीट होगा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, तो स्पीड भी काइनेटिक increase एनर्जी होगी। इंक्रीज होगी, यही तो समझा रहा हूँ। देखो, दूर जाने से देर में टकराएंगे लेकिन जोर से टकराएंगे, तुम नहीं समझ रहे हो। देर से टकराएंगे और जोर से टकराएंगे में फर्क है। हाँ, दूर गए, अब्दुल्ला बंद करो यार ये। दूर गए, समझना, दूर जाएंगे तो देर से टकराएंगे, 10 सेकंड लगा, 15 सेकंड लगा, इतना लगता नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूं। तो 10 सेकंड लगा, 15 सेकंड लगा, 20 सेकंड लगा, एक हफ्ता लग गया, दूर गए। ठीक है। लेकिन जब टकराएंगे आके तो जोर से टकराएंगे। जोर से टकराने का मतलब है ज्यादा स्पीड से टकराएंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकराएंगे। फॉर्चुनेट कह सकते हो। क्या कह रहे हो? फोर्टनाइट? अबे अब्दुल्ला, फोर्टनाइट खेल सकते हो, मैं तुम्हारा अभी फोर्टनाइट निकालता हूं। इसको जरा, अभी टाइम नहीं है फोर्टनाइट का। सर सिर्फ फिजिक्स का पेपर फोर्टनाइट खिलाएगा। नहीं, इसको मैं अभी पबजी, फोर्टनाइट सब 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 मैं इसको करता हूं। अब्दुल्ला भाई को मैंने भगा दिया भाई। कौन था अब्दुल्ला? आई डोंट नो। मैंने पहले ही कहा था कोई फजूल बात नहीं होगी जब तक मैं खुद ना करूं। वो मैंने करनी है, पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद सारी फजूल बात लेके बैठेंगे, अभी पेपर करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, समझ में आ गया अब्दुल रहमान? दो जोर से टकराना और देर से टकराने में फर्क है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन अ वार्म डे अ कार्टन, एक वो ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। अ कार्टन ऑफ फ्रेश मिल्क इज कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ। ठीक है, आ रही बात समझ? वो कह रहा है कि व्हाई डज दिस हैव टू रिड्यूस द टेंपरेचर ऑफ द मिल्क। ठीक है, अभी चलो देख लेते हैं। सम वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द क्लॉथ सो द रिमेनिंग वाटर बिकम्स कूलर। ठीक है, आपने क्या किया, एक फ्रेश मिल्क के कार्टन के ऊपर कपड़ा रख दिया। ठीक है, गीला कपड़ा रख दिया। अब उसमें से कुछ पानी ऊपर उड़ेगा, एवापोरेट करेगा, सरफेस के पार्टिकल हाई एनर्जेटिक होते हैं, वो एवापोरेट करेंगे। तो नीचे वाले जो पार्टिकल है ना कपड़े में, नीचे वाले, ऊपर वाले तो एवापोरेट कर जाएंगे। नीचे वाले जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने का मतलब उनका टेम्परेचर भी कम होता है। जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो इसका मतलब है कि जाहिर है वो कूलिंग इफेक्ट देंगे। तो नीचे जो कार्टन रखा होगा आपने, वो कार्टन जो है वो ठंडा रहेगा। खत्म। ठीक है, वो आ रही बात समझ में? ये वाला सीन है। तो इस हिसाब से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। ठीक है। A chef heats some water in a pan on a hot plate. The temperature of the water rises by 10 degrees centigrade in a time t. ठीक है, वो कह रहा है कि उसने क्या किया, उसने वाटर को हॉट प्लेट पे क्या किया, पैन में रख के हॉट प्लेट पे रखा, उसको गर्म करना शुरू किया। टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। शी देन पुट्स सम वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन एन आइडेंटिकल पैन ऑन द सेम हॉट प्लेट। उसने उसी जैसा एक और पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और ऑयल को डाल के क्या किया, ऑयल को डाला, बस क्या हॉट प्लेट पे रख दिया, गर्म हो रही होगा वो भी। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 2.5 टाइम्स दैट ऑफ ऑयल and water is 1.1 times denser than oil. What is the time for the temperature of the oil to rise by 10 degree centigrade? अच्छा जी, वो कह रहा है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा भाई देख लेते हैं हुआ क्या है। वो कह रहा है, जरा पढ़ना। वो कह रहा है कि उसने एक हॉट प्लेट के ऊपर, जरा मैं इसकी डायग्राम बना दूं। हॉट प्लेट तो पता है ना तुम्हें या नहीं पता? ठीक है, हॉट प्लेट है, जाहिर है वो इस तरह से होती है। उसमें उसने एक पैन रखा, जरा समझना। ठीक है, उसमें उसने पैन रखा, लॉजिक समझ बता रहा हूं इसकी। और ठीक है,
और पैन में उसने क्या करना शुरू किया, पहले ऑयल को लिया, उसके बाद फिर उसने वाटर लिया, उसे गर्म करना शुरू किया, ये हीट देगा, ठीक है। और वाटर जो उसमें वाटर या ऑयल है वो हीट क्या लेगा, वो लेगा। सो हीट देने वाले के लिए हम कहते हैं हीट गेन बाय, ठीक है, कौन करेगा, वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस बाय हीटर कह लो या हॉट प्लेट कह लो, ठीक है। हॉट प्लेट जाहिर है हीटर की तरह ही काम अंजाम देते हैं। सो जो हीटर हीट देगा उसके लिए आप उसके लिए लगाएंगे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और जो पानी हीट लेगा वो उसकी सेंसिबल हीट होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, यानी MC डेल्टा T में जाएगा। समझ आ गई बात, यहां तक सबको समझ में आ गई। अब सबर करना, पानी को रिप्लेस कर रहे हैं ऑयल से, तो मास भी चेंज नहीं हो रहा, मास तो सेम है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर चेंज भी दोनों का 10 डिग्री है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। पावर जो मिल रही है यहां से जाहिर है वो भी चेंज नहीं हो रही है, उस पर भी कोई बात नहीं। तो फर्क किस पे आ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है, एक और चीज है, मास चेंज नहीं हो रहा था, मास चेंज हो रहा है, मास में डेंसिटी चेंज हो रही है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो मैं इस मास की जगह भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी चेंज हो रही है ना, हाँ। सो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, डेंसिटी चेंज हो रही है, ये तीन चीजें चेंज हो रही है टोटल, समझ करना, डेंसिटी चेंज हो रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है, और टाइम चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ऐसा ही है ना, आपने जब वाटर को हटा के ऑयल को रखा तो ऑयल की डेंसिटी कम है पानी से, एक बात, दूसरी बात उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, दूसरी बात, तीसरी बात वो टाइम भी डिफरेंट लेगा 10 डिग्री जो है बढ़ाने में, ठीक, समझ आ गई। अब जो जो चीजें कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर लो, ठीक, जरा इसको रीअरेंज करो, डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T और V को एक तरफ कर लो, ठीक है। और क्या क्या चीजें बताओ, और क्या है, टाइम को भी एक इस तरफ कर लिया, और क्या है, पावर अपॉन V इंटू डेल्टा T, ये सब क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। आ रही बात समझ, यहाँ पे टाइम T है, यहाँ पर क्या है, डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसा ही है। अब इक्वेशन आसान हो गई। अब सुनो, टाइम का रिलेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टाइम का रिलेशन है स्पेसिफिक डेंसिटी से, T इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। समझ आई बात या नहीं है, समझ आ गई, रिलेशन समझ में आ गया, ये सबको समझ आया, जी सर। ठीक। अब मैं ये पूरा सब हटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये रिलेशन बड़ा अहम है। अब जरा मेरी बात सुनना, ठीक, अब इस रिलेशन के बाद आगे चलते हैं। अब सुनो भाईजान, वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है समझना, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज, जो है वो कह रहा है टाइम उसने क्या लिया, T लिया, ठीक है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ाने में टाइम कितना लिया, T लिया। अब सुनो, उसने जब उसकी जगह पे ऑयल को रखा तो वो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 2.5 टाइम्स ज्यादा है किससे, ऑयल के कंपैरिजन में। ये वाटर के लिए है, ठीक है, और ये ऑयल के लिए। सो ऑयल के लिए जब मैं ये रेशो बनाऊंगा, जरा मेरी बात समझना, तो अब की बार जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखूंगा वाटर की डिवाइड करूंगा 2.5 से, तो ऑयल की आएगी। सो यहां पर वाटर की लूंगा और डिवाइडेड बाय 2.5 करूंगा, तो ऑयल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी। सर क्या मतलब, अभी समझाता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4200 है, यूनिट छोड़ दो, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिवाइडेड बाय 2.5 करूं दोनों साइड को, तो मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगी वो ऑयल की आएगी, जो कि कितना है, कितना होता है 10500, ठीक है। यूनिट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये आता है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक है कोई बस समझ में आई या नहीं आई। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये नहीं। अब जब ऑयल के लिए यूज करोगे, जब तुम ऑयल के लिए यही रिलेशन बनाओगी, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल। सो ऑयल के लिए तुम क्या लिख सकती हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2.5 लिख सकती हो। सो मैं यहाँ पर भी इसको मिटा के लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2.5 लिख सकता हूँ। ये बात बोलो, लिख सकते हैं। सही है, रिलेशन समझ में आ गया, आया नहीं आया रिलेशन समझ, आ गया ठीक है, सर। आ गया।
अब इसको उठा के इधर साइड में कर लो। अब आएंगे दूसरे रिलेशन के ऊपर, टेक्निकल है ये, ठीक है। अब आएंगे दूसरे रिलेशन के ऊपर, ठीक। अब पहला रिलेशन तो ये तो सक्सेसफुल हो गया, दूसरा आएगा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्लियर। अब वाटर की डेंसिटी, मेरी बात ध्यान से सुनना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेट्स से, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑयल की डेंसिटी 1.1 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, मतलब वाटर की डेंसिटी ऑयल से 1.1 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, अब अगर मुझे ऑयल की डेंसिटी निकालनी होगी तो इसी 1000 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1.1, यानी ऑयल की डेंसिटी को 1.1 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा क्या वैल्यू आ रही है 1000 को 1.1 से डिवाइड करने पे? जी 910 आता है तकरीबन, ऐसा ही है। यूनिट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब है कि ऑयल की डेंसिटी को अगर मैं 1.1 से अगर मैं सॉरी वाटर की डेंसिटी को फिर समझना, अगर 1.1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ऑयल की डेंसिटी आएगी, ये है ऑयल की डेंसिटी, क्लियर। जो वाटर की डेंसिटी को 1.1 से डिवाइड करने पर आएगी। समझ आ गई बात? यहां तक समझ आ गई बात? जी सर। कोई प्रॉब्लम? अब जरा आगे बात सुनो। ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी है वाटर की, ये पहली रिलेशन। दूसरा रिलेशन है ये फॉर वाटर है। ऑयल के लिए क्या करोगे? एग्जैक्टली यही रिलेशन लगाओ, ठीक है। यहां पर लगाओगे तुम क्या? ऑयल। अब ऑयल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं? वाटर की डेंसिटी को 1.1 से डिवाइड करके। सो ये वाला फैक्टर को क्या लगाओगे तुम? वाटर की डेंसिटी डिवाइड बाई 1.1। समझ आ गई बात? सही है, ठीक। अब जो काम राइट पे करते हैं वो लेफ्ट पे भी करते हैं, 1.1 से डिवाइड। यहां पर भी यही होगा, जो काम राइट पे करते हैं वही काम लेफ्ट पे भी करते हैं, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, ठीक। अब टाइम के बाद दो रिलेशन है, एक रिलेशन टाइम के पास आपका ये हो गया, एक रिलेशन टाइम के पास ये हो गया। अब इसमें से कॉमन टाइम लिखो, कॉमन लेंगे क्या? टाइम लिखा, ठीक है। डिवाइड में क्या हुआ? पहला ये आया था 1.1, दूसरा आया था 2.5, दोनों का मल्टीप्लाई करो 0.36 टी आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। समझ आई बात? जी सर। भाई ये बहुत लॉजिकल है, ये नहीं चल सकते आप ऐसे रट्टा मार के नहीं चल सकते इस क्वेश्चन को भाई। एनीवेज, द डायग्राम शोज द व्यू ऑफ द रूम heated by a radiator. The arrowed line from x to y is the path of the convection current in the air, ठीक है, which draw about air temperature and the air density at x and y are correct, ठीक है। वो कह रहा है कौन सी रो टेम्परेचर और डेंसिटी के बारे में, ठीक है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट, सही है। चलो, वो कह रहा है कि टेम्परेचर एट x इज हायर, ठीक है, एयर डेंसिटी एट x इज हायर। नहीं, डेंसिटी तो इधर हाई होगी ना। इफ यू टॉक अबाउट हियर, डेंसिटी जो है यहां पर हाई होनी चाहिए, आई बिलीव, ठीक है, या फिर यहां हाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर है पार्टिकल ऊपर जाएगा और यहां से पार्टिकल आके नीचे जाके बैठेंगे, तो आई थिंक यहां पर डेंसिटी पार्टिकल की हाई होनी चाहिए, या तो यहां हाई होगी या यहां हाई होगी, ठीक है, जो पार्टिकल नीचे आके बैठेंगे, सही है। सो ए तो भाई इनकरेक्ट हो गया। बी पे आते हैं तो कह रहे टेम्परेचर यहाँ पे जाहिर है हाई होगा और y पे जाहिर है यहाँ पर डेंसिटी हाई होगी, तो बी करेक्ट आंसर बनता है। टू मैन P and Q stand close to a gap in wall, डायफ्रैक्शन का होगा मेरे ख्याल में, मुझे तो यही लग रहा है। अभी देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। टू मैन P and Q stand close to a gap in wall as shown. Man P cannot see the man Q, but the man P can hear man Q speaking, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई वो उसको देख नहीं सकता लेकिन दूसरा उसको सुन सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। Which statement explains this? Light wave do not diffract at all because they are electromagnetic wave, ठीक है, ये रीजन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना रीजन नहीं है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वो डिफ्रैक्ट नहीं होती बहुत ज्यादा, तो उसको बहुत बारीक स्लिट से डिफ्रैक्ट करना पड़ता है। लाइट वेव हैव द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बट साउंड हैज जस्ट वन फ्रीक्वेंसी। गलत, साउंड वेव आर ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन लाइट वेव। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। साउंड वेव डिफ्रैक्ट a lot because of their wavelength is similar size to the width of the gap. ठीक है ये, ठीक है, साउंड वेव डिफ्रैक्ट करती है गैप साइज की वजह से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ उसके इक्वल होती है। Which quantities relating a wave on the surface of the water can both be measured in meter, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि which quantity relating to a wave on the surface of the water and can both be measured in meter, और दोनों को मीटर्स में मेजर किया जा सकता है। लेट्स सी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, तो ये तो गलत हो गई। एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ हो सकती है, स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है,
और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है या सेकंड इनवर्स में। तो ये भी गलत, ये भी गलत, भी ठीक है। The diagram shows the part of the light ray. The diagram shows the part of the light ray diagram that demonstrate that formation of the virtual image y of the object x by converging lines. और अच्छा ये है क्या, ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसके पीछे इमेज। तो फैक्ट है ये मैग्नीफाइंग ग्लास का कॉन्सेप्ट है, जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखा जाए तो इमेज पीछे बन रही है, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, साइज में बड़ी है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास का ये केस है। वन रे ऑफ द लाइट from x is shown approaching the lens. Which arrow shows the direction of this ray as it leaves the lens? तो कौन सी रे होगी जब ये लेंस को निकलेगी? तो भाई सीधी बात है, ये रे जो है, एक रे तो आप चलो सेंटर से बना देते हो, वो तो ठीक है। अब जब लाइट दूसरी वाली इधर से पास करेगी तो वो ऐसे पास करेगी कि इसकी सीध में हो, सही है भाई, इस तरह से पास करेगी। और पीछे अगर आप लेना चाहे तो ये डॉटेड लाइन ऐसे होगी, क्लियर, यू नो दैट, इस तरह से होगा, क्लियर। सो आप देखें इसका क्या आंसर बन रहा है, इसका ए आंसर बन रहा है आई थिंक, ठीक है, ए आंसर बन रहा है। ये पास होने के बाद ये चीज है, ए आंसर बन रहा है। A ray of light is reflected by a plane mirror which shows the angle of the incident and the angle of reflection. So C. angle of incident, angle of reflection, Q and R, C correct है। आगे चले, a thin converging lens is used to produce a real image of an object. Which statement about the real image is always correct, ठीक है। वो कह रहा है कि which statement about the real image is always correct. B. It is nearer। मैं भी मार्क स्कीम लेके बैठे हूँ। नहीं सर, कसम से मार्क स्कीम नहीं खोली हुई सर, जब आंसर आता होता है मैं बोल देता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, that's good. A thin converging lens used to produce a real image of the converging statement about the real image is always correct, ठीक है। It is nearer to the lens than object. Real image होगी और is always correct। देखो अगर करीब होगा तो साइज बहुत बड़ा होगा। दूसरा ये भी हो सकता है करीब में वो फोकल लेंथ के अंदर रख दिया जाए, तो फिर तो वर्चुअल इमेज बनेगी, तो फिर इसलिए ए गलत हो जाता है। मैं सबकी पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ, ठीक है। बी में क्या है, इट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें रियल इमेज बन सकती है, अगर इमेज एक तरफ हो ऑब्जेक्ट एक तरफ हो तो रियल इमेज बनेगी हमेशा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, ठीक है। सो इसका बी आंसर है। चले आगे चले। अ रेडियो ट्रांसमिटेड ब्रॉडकास्ट at a frequency of ये frequency given at 200 kilohertz, what is the wavelength? So तुम्हें पता है कि C is equals to F lambda होता है, ठीक है, for electromagnetic waves. So you need to calculate the wavelength. So C upon wavelength, C upon frequency. So 3 into 10 is to power 8 meter per second is the speed of electromagnetic wave in vacuum and free and in air as well, ठीक है। So divide by 200 exponent 3, ठीक है। अब आप 3/2 करें तो 1.5 आएगा, जी ठीक है। 1.5 और 8 में से 5 निकाले तो 3 बचेगा, सी करेक्ट आंसर है। द एलिमेंट mercury exists as a solid, liquid or gas, which row gives a possible set of values of the speed of the sound through mercury. तो देखो सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी अप टू 5000 मीटर पर सेकंड तक होती है, लिक्विड में अप टू 1500 मीटर पर सेकंड तक होती है, और गैसियस मीडियम में डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है, 300 से 350 के दरमियान डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये मरकरी की बात कर रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। आओ जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले देखो वो क्या कह रहा है कि सॉलिड में 250 गलत, ये दोनों ही गलत है, ठीक है, इतना नहीं हो सकता। लिक्विड, अच्छा ये दोनों तो मैं वैसे इग्नोर कर रहा हूं, मैंने रीजन बताया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि फ्रोजन मरकरी यानी सॉलिड मरकरी के अंदर 1500 है, लिक्विड में 250 है, गैस में ये गलत है, गैस में कम होगी, और अगर ये सॉलिड में है तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 2500 है, ठीक है, 1500 है, ठीक है, 250 है, बिल्कुल ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, डी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्योंकि देखो ना सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। विच मेटल could be used for a permanent magnet and which metal could be used for core of an electromagnet? So permanent magnet यूज करना है तो उसके लिए आपको जी स्टील यूज करना पड़ेगा जो कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन है, ठीक है, स्टील एंड आयरन, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखो भाई, देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जरा समझना इस चीज को, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, पता है किसी को टेस्ट चार्ज क्या होता है?
भाई मक्सिस का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ए इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अब भाई देखो Sir, टेस्ट चार्ज, C. हाँ C रीजन answer. रीजन के साथ ऐसे नहीं, रीजन के साथ। से पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना। ना So ना ना direction ना of ना 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 बेटा, ये कहानी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो सीन क्या है, समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड से लिंक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, तुम अर्थ के ऊपर तुम्हें एक जगह ले जाओ, ठीक है, पैराशूट पहनाओ यान और उस जहाज से धक्का बजे, कहाँ जाओगे जल्दी बताओ? ऊपर नहीं जाओगे, नीचे ही आओगे, ठीक है। तो नीचे जहाँ मूव हवा करोगे, ऐसे ही करोगे। सो अब सर समझना, तुम अर्थ की तरफ जा रहे हो, अर्थ में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। कौन बता रहा है? तुम बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? नीचे आके बता रहे हो। तो तुम कौन हो? तुम कहलाओगे टेस्ट मास। आई बात समझ में? तुम्हारा मास सोर्स यहाँ पे कौन है? ठीक है, सोर्स अर्थ है। अर्थ के मास के कंपैरिजन में तुम्हारा मास नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। कैसे? 70 केजी होगा, मारे से मारा बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, 50 केजी वैसे है ज्यादा, 50-40 केजी होगा, लेकिन मैं 70 ले रहा हूँ। अर्थ का मास ऑलमोस्ट 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो तुम्हारा मास अर्थ के मास के मुकाबले में जीरो है भाई, नेग्लिजिबल है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अब एक काम करते हैं, तो ये टेस्ट मास है 70 केजी का, और ये है 6 × 10⁻24। अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, दिल पे मत लो। तो 70 केजी मास जो नीचे आ रहा है, उसका नीचे आना ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहां तक समझ में आ गई बात? अब आओ टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। अब मान लो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस पे चार्ज है लेट्स से नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या भला होती है, जरा समझो। टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल टेस्ट मास की तरह होता है, लेकिन फर्क ये होता है, बस छोटी सी बात है, यहाँ पे सोर्स जो है, पहले अर्थ थी, अब अर्थ की जगह कोई मेटल का स्फीयर ले लो बड़ा सा। वो नहीं होता वैन डी ग्राफ जनरेटर, इस पे हाथ रखो तो बाल खड़े हो जाते हैं, सपोज करो वो उतना बड़ा वो ले लो, स्फीयर ले लो, ठीक है। और टेस्ट चार्ज इमेजिनेशन, दिमाग में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले लो, उस चार्ज की अपनी वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो तो नहीं होगी, लेकिन नेग्लिजिबल होगी। जैसे तुम्हारा मास नेग्लिजिबल था अर्थ के मास के कंपैरिजन में, वैसे ही ये चार्ज भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। उस वेन डी ग्राफ जनरेटर का जो स्फीयर है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसके कंपैरिजन में इसका अपना चार्ज भी नेग्लिजिबल होगा, ठीक। अब इस चार्ज को छोड़ूंगा तो कहां जाएगा? ये चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के करीब आना शुरू करेगा। आएगा नहीं आएगा? बोलो, करीब आएगा। जैसे जैसे अर्थ के करीब तुम आ रहे थे, वैसे ये भी करीब आएगा। आएगा तो इसका करीब आना किस चीज को शो करेगा? इसका करीब आना ये शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगला सुनो, एक और टेस्ट चार्ज लिया मैंने, सुन लो पहले, बाद में प्रॉब्लम होगा तुम लोग को, ठीक है। अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, अब सुनो, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा टेस्ट चार्ज रखा, यहां पर छोटा एक टेस्ट चार्ज रखा। अब बताओ इसके साथ ये क्या करेगा? इसके साथ क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करके कहां फेंकेगा? इसको दूर फेंकेगा। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसे हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, ये कौन बता रहा है? कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है इस बारे में? तुम्हें बताओ, कोई मुझे बताएगा? टेस्ट चार्ज ना ना ना, टेस्ट चार्ज का मोशन। टेस्ट चार्ज अगर इस तरह से अंदर की तरफ आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, अगर टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने वाला और कोई नहीं है, ये टेस्ट चार्ज है। जैसे जमीन खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, उसकी डायरेक्शन, उसकी फोर्स की डायरेक्शन बताने वाला और कोई नहीं, आप हैं। आपको हवा में ले जाओ, नीचे गिरेंगे, उड़ेंगे नहीं ऊपर, नीचे आएंगे। सो आपका नीचे आना अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इसी तरह इस टेस्ट चार्ज का नीचे आना या ऊपर जाना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। यू अंडरस्टैंड? अब जरा पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 25 वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। The direction of, जरा क्वेश्चन सही से पढ़ना, the direction of the force on a negative charge, नहीं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। the direction of force on north pole, नहीं, the direction of force on a positive charge which is test charge। आधी बात समझ, सी करेक्ट आंसर है।
इसी पे तो फोर्स लग रही है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब समझ आया क्वेश्चन? ये डिटेल है जो पढ़नी पड़ेगी आपको। Which statement about a voltmeter is correct? It has a scale which is marked in ampere. बिल्कुल भी नहीं, वोल्टमीटर जो है वो जाहिर है मेजरमेंट जो है वो वोल्ट में करता है। It can be connected in series, गलत, पैरेलल में होता है। It measures potential difference, ठीक है। और it must have 3 terminals, जरूरी नहीं है, must का मतलब जरूरी नहीं है। ये कह रहा है जरूरी है, जबकि मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली 2 टर्मिनल्स होते हैं, और अगर प्रैक्टिकली देखें तो 3 होते हैं, जिसमें से 2 जो है वो लाइफ के होते हैं और अलग अलग रेजिस्टेंस के होते हैं, और एक जो है वो न्यूट्रल का होता है, ठीक है, वो एक अलग कहानी है। 27, a wire has a resistance of 8 ohms, ठीक। A second wire of the same material has twice the length twice है, और twice the cross sectional area भी twice है। What is the resistance of the second wire? So आपको पता है resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to area, ठीक है। अच्छा, अब पुराना जो वायर है, सुनना, पुराना जो वायर है उसकी लेंथ जो भी है, नए वायर की कितनी लेंथ है? 2L है, तो रेजिस्टेंस भी 2 हो जाएगी। अच्छा, अब पुराना वायर है उसका एरिया कुछ भी है, नए वायर का जो एरिया है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 आएगा, क्लियर। अब कंबाइन करो दोनों को, सो R मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो भाई दोनों को कैंसिल कर दो, तो R ही रहेगा, और R की वैल्यू कितनी है? 8 है, so ये 8.0 ही रहेगा, बी करेक्ट आंसर होगा। A plastic rod is rubbed with a cloth, the rod becomes positively charged because of the movement of the charged particle, which gives the name of these charged particle and direction in which they move, ठीक है। सो भाई देखो, सबसे पहली बात तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो तो होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकते। और वो क्या कह रहा है कि द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इसमें से इसका मतलब है कि रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकले, तो फ्रॉम रॉड टू क्लोथ, बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 29, ये सीधा सीधा एसी करंट को डीसी में करंट पर कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन ये एक प्रोसेस है, उर्दू में इसका तर्जुमा बनता है ठीक करना, दुरुस्त करना। और फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। टीचर ने कॉन्सेप्ट दे देता हूं, देखो एसी करंट जो होता है वो 2 डायरेक्शनल होता है। पहले एक तरफ से आता है, यानी 2 वायर हैं, तो एक तरफ से आएगा, एनर्जी लूज करेगा, फिर दूसरी तरफ से आएगा, साइकिल कंप्लीट करेगा। रिपीट कि पहले लाइव वायर से जाएगा, फिर न्यूट्रल से वापस आएगा, फिर लाइव से जाएगा, न्यूट्रल से वापस आएगा। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट होता है, 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। यानी कि उसका सबूत ये कि पहले ये लाइव वायर से आ रहा है, फिर ये वापस पलट के न्यूट्रल से पलट रहा है, फिर ये लाइव से आ रहा है ऊपर से, फिर ये न्यूट्रल से पलट रहा है। तो ऊपर वाला हिस्सा लाइव का, नीचे वाला हिस्सा न्यूट्रल का। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे इसको क्या बनाना है? डीसी करंट बनाना है। डीसी का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन करंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं डायोड लगाता हूं तो डायोड क्या करता है जरा समझना, ठीक है। डायोड क्या करेगा, यहां बना दूं या यही समझा देता हूं। देखो, अब डायोड लगाने से क्या होता है कि जिस वक्त डायोड लगाया तो फर्स्ट करो होता है कि अल्टरनेटिंग करंट पहले यहां से आता है, फिर पलट के वापस यहां से आता है। सुनो, फर्स्ट करो, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट यहां से चला, तो जिस जगह से चलता है उस साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जहां से वापस आता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जबकि ये इधर से चलेगा तो डायोड पे यहां पर पहुंचा, डायोड का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव क्या है, ओपन है, दोनों लिंक कर रहे हैं, तो डायोड करंट को आगे फ्लो करवा देगा, डायोड ओपन हो जाएगा, चैनल खोल देगा, इसे फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। चैनल खुल जाएगा और करंट आगे फ्लो कर जाएगा। इस दौरान जो साइकिल बनेगी वो ये हाफ साइकिल बनेगी, ठीक है। इधर देखो, इधर भी हाफ साइकिल बनेगी, सही है, यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक। अब करंट फ्लिप करेगा यहां से, जब करंट फ्लिप करेगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव माना जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये इनके पोलैरिटीज को रिवर्स मानेंगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे। अब ये फ्लिप करके वापस यहाँ से चलना शुरू हुआ, ऐसे आ रहा है, आते आते जैसे ही यहाँ पहुंचा, लो भाई यहाँ पर से दरवाजा बंद है, ये तो नेगेटिव टर्मिनल हुआ है, और मैंने बताया था ये फ्लिप करके पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो डायोड तो स्विच ऑफ हो जाएगा। जब स्विच ऑफ होगा तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस दौरान जो रिवर्स साइकिल होगी, ये वाली साइकिल, ये साइकिल तो खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ इसके अभी साइकिल खत्म हो गई, तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान बीच में डिले आ जाएगा, करंट ना आने का डिले, ठीक है। उस दौरान ये स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी, ये स्ट्रेट, क्लियर। फिर दोबारा पोलैरिटी रिवर्स होगी, फिर यहाँ से करंट आएगा, फिर ये खुला होगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे फ्लो करेगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एंड सो ऑन। समझ आई? यस सर। सही है। ये जो हाफ हाफ हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव
रेक्टिफिकेशन यानी आधी वेव को रेक्टिफाई करना, यानी आधी वेव को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। क्लियर? सर एक 4 डायोड्स वाली भी कोई चीज होती है? वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है, A2 में जाके पढ़ोगे। सर उसका सही है? सर ने बताया था। फजूल है, उसकी जरूरत नहीं है। एक आध जगह एमसीक्यूज में पूछ लेता है, वो सिर्फ समझना अंडरस्टैंड करना होता है कहाँ से करंट जा रहा है, दैट्स इट। आया कहते वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? ये समझ में आ गया सबको? इसका जो आंसर है वो सी है। आपने आपने रेक्टिफिकेशन भी पढ़ ली, हाफ वेव, ठीक है, और अंडरस्टैंड भी कर लिया। आगे चलते हैं। वैसे ए क्यों नहीं हो सकता? कौन सा? ए। ओहो, नॉट खाओगे, साइनोसॉइडल वेव बन रही है और तुमने इसको स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया। साइनोसॉइडल वेव को स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे तुम? हैं? उसके लिए तुम्हें एक सिग्नल जनरेटर चाहिए जो इसको पीछे से इसकी प्रोब घुमाओ तो उस साइनोसॉइडल वेव को या साइन वेव को स्क्वायर में कन्वर्ट करे। जी सर। ये वेव साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है, ठीक है? शेप चेंज नहीं होगा। जी सर। हाँ, कट हो सकता है बीच में, ये में से तो फिर भी तुम बोल सकते थे। ये तो तुम किसी सूरत ही नहीं बोलोगे इसको देख के। यानी आलू डालोगे तो भाई, अगर मशीन में आलू डालोगे, राहुल गांधी तो नहीं होना कि आलू डालोगे वहां से क्या सोना निकलेगा। ये तो नहीं हो सकता ना यार, बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी सर। यानी आलू डालोगे तो चलो चिप्स निकलेंगे, आलू कट के निकलेंगे, तो वो फिर भी आलू है, वो आलू जैसी शेप होगा। तो यार सर ठीक है, आपकी क्लास की ड्यूरिंग भूख लगना शुरू हो जाती है। तो खा लेना मेरे भाई, लेके खाओ, बैठ के खाओ, मना किसने किया है? मैं भी चाय पी रहा था, चाय खत्म हुई है, पढ़ते रहो, खाते रहो, टेंशन नहीं है। About the diagram show the circuit used to switch on a heater when the temperature drops below a certain value. Diagram show the circuit used to switch on a heater when the temperature drops below a certain value. ठीक है? टेम्परेचर सेंसर यूज करना है, थर्मिस्टर यूज करोगे, एलडीआर नहीं आएगा, ये एलडीआर है। सो ए और सी तो गया। अब आप देखो, अब एक्स पे क्या यूज करोगे? वाई। वो क्या कह रहा है? जब टेम्परेचर बिलो एक सर्टेन लेवल हो तो हीटर ऑन होता है। अच्छा, तो भाई उसके लिए मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, मिस्टर थर्मिस्टर। मिस्टर थर्मिस्टर लगाने पड़ेंगे, और यहां पर लगाने पड़ेंगे मिस्टर फिक्स रेजिस्टर। क्लियर है? अब सुनो क्या काम, इसका काम कैसे होगा। सर ये रिले है? ये रिले, ये है रिले, ये है, ये पार्ट रिले है, ये पार्ट रिले है, इसमें ये कॉइल लगा हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब देखो होगा क्या कि जैसे ही आपका बेसिकली सराउंडिंग का, आपका नहीं, आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? रिड्यूस। टेम्परेचर रिड्यूस होने से इसका रेजिस्टेंस, इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, जो करंट बिटवा रहे हैं पीछे से, करंट बिटवा रहे हैं, वो यहां पर आके आगे पुलिस खड़ी होगी। पुलिस बोलेगी इधर से मत आओ राजा, सीधा राइट पे मुड़ जाओ राजा। तो सीधा राइट साइड पे मुड़ जाएंगे और करंट बाबू इधर से आएंगे, और करंट पहले अगर कम आ रहे थे तो अब ज्यादा आएंगे, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक कॉइल है ये अब ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, उसको भी चेक कर लेते हैं जी। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास एक ऑप्शन, पहले हमने इसको हटा ही दिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो बी वाला है। सही है भाई? In a solenoid produces uniform magnetic field inside the solenoid. The magnetic field direction is due east. ठीक है? Which changes will produce a stronger magnetic field with the direction due west. ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि एक तो आपने करंट को लार्जर यूज करना है, तो ये तो स्मॉल वाला तो हटा दें। ठीक है? तो करंट आपने लार्ज यूज करना है। दूसरा ये कि करंट की डायरेक्शन को आपने क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा। तो मेरे हिसाब से भाई इसका डी करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। A metal rod PQ rests on two horizontal plates wire, two horizontal metal wires that are attached to a battery. The rod lies between poles of the magnet. ठीक है? When the switch is closed, the rod moves to the right. क्यों राइट की तरफ मूव कर रहे हो भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि राइट पे जाएगी, फोर्स क्या लगेगी। ठीक है, डन हो गया। What could be the change so that the rod moves to the left? तो भाई अगर रॉड को लेफ्ट में मूव कराना है तो या तो पोल्स रिवर्स कर दो, पोल्स को रिवर्स कर दो, यानी ये पोलैरिटी रिवर्स कर दो, नंबर 1। नंबर 2 कि ये नॉर्थ को साउथ कर दो, साउथ को नॉर्थ कर दो। दोनों में से कोई एक काम करो, दोनों काम मत करना एक साथ। सुनो, ओपन द स्विच, सब कुछ बंद हो जाएगा। रिवर्स द बैटरी टर्मिनल एंड एक्सचेंज द पोल, दोनों काम एक साथ नहीं करना वरना दोबारा इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। रिवर्स द बैटरी टर्मिनल विदाउट एक्सचेंजिंग द पोल्स, ये हो सकता है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है?
नेक्स्ट है a transformer in a computer is used to transform the means voltage to 40 to 12. तो मेरे ख्याल में 20 का रेशियो आता है इन दोनों में, ठीक है, यानी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, इसमें रेशियो बन रहा है 20 का. The number of turns on the secondary coil is 2000, तो आपने 2000 को मल्टीप्लाई करना होगा, सो ये मेरे ख्याल में 40,000 बनेगा, बी बनेगा. और किसी को नहीं समझ में आ रहा, सो प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न एट सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, सॉरी प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी, रेशियो लगाकर भी निकाल सकता है, ठीक है. तो मेरे ख्याल में जब वो रेशियो लगा के निकालेगा, 240 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू प्राइमरी अपॉन कितना है 2000. सो अब सॉल्व करें तो 20 ये तो करके 20 आएगा इनटू 2000 इज इक्वल्स टू एनपी. सो ये 40,000 आता है, बी करेक्ट आंसर है. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रीजन क्या है, इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका कम है, ठीक है, प्राइमरी का ज्यादा, सेकेंडरी का कम. इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग अल्फा आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल thin metal foil, which row describe the result from the experiment and a conclusion that the result lead to. अच्छा भाई, पहले रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है, जिस पे वो बात कर रहा है. 3 चीजें थी, याद करो. मैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, उन्होंने देखा ही नहीं दाएं बाएं कौन है, कौन बैठा हुआ है या कौन बैठी हुई, नहीं देखा. कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए थे ना, शैतान बच्चे डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ ऐसे तो बिल्कुल ही पलट गए, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम थी, 8000 में से 1 पार्टिकल था. ये 3 बातें थी. अब तीनों से क्या क्या कंक्लूजन निकली इसको देख लेते हैं. पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू. इसका मतलब ये होता है, इसकी कंक्लूजन ये थी कि एटम में एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है. सो पहली कंक्लूजन ही ठीक है, दूसरी पढ़ भी लो तो फायदा नहीं है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द कॉइल, द न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज. नहीं, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, बल्कि न्यूक्लियस की तो कंक्लूजन ही नहीं बनती इससे, बस जगह की कंक्लूजन बनती है कि वो गुजर गया, ठीक है. और बाकी आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी 2 कंक्लूजन की गलती है, ठीक है. वो कह रहा है अल्फा बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई व्हेन दे डिके, व्हिच इमिशन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक से अल्फा और बीटा डिफ्लेक्ट करेगी, गामा डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ अल्फा और बीटा. बिल्कुल ठीक है, बी करेक्ट आंसर है इसका. क्लियर, आ रही बात समझ. रेडियो आइसोटोप X decays to stable isotope of Y. The graph shows how the mass Y present in a sample varies with time. Y का मास बढ़ेगा, इसका कम होगा. अच्छा, X की अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ यूं बनेगा, देखो कैसा टाइट ग्राफ है. राइट वाला ग्राफ बनाया है, ये बनाया मैंने X का, ये X का ग्राफ बनाया है, और ये जो दूसरा वाला जो पहले से बना हुआ है ये Y का. ऐसा समझो जरा, X का ग्राफ आहिस्ता 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 डिक्रीज हो रहा है क्योंकि X के पार्टिकल कन्वर्ट हो रहे हैं Y में, ठीक है, आ रही बात समझ में, और Y के पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो X के पार्टिकल शुरू में क्या होंगे, M, और वो बाद में हाफ M हो जाएंगे. तो जिस जगह पे हाफ M होंगे वो उसकी हाफ लाइफ होगी. देखिए, इसने ये ग्राफ तो बना के हमें नहीं दिया था, इसने तो Y का बनाया था. तो सीधी बात है, जहां X के पार्टिकल हाफ होंगे, आधे हो जाएंगे, कम होंगे, वहां Y की भी तो 0 से बढ़ के आधे हो जाएंगे, दोनों के हाफ हाफ हो जाएंगे ना. सो बिल्कुल ठीक है, ये T2 जो है वो हाफ लाइफ होगी, सी करेक्ट आंसर होगा. समझ आई बात, ठीक, ये लॉजिक समझ. क्या कह रहे हो, ये वाला दोबारा बताएंगे. मैं कह रहा हूं कि रेडियो आइसोटोप X डिकेज टू ए स्टेबल आइसोटोप X, तो Y ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, X कम हो रहा है, Y बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ठीक है. अब वो ये कह रहा है कि देखो Y का ग्राफ था, Y की वैल्यू शुरू में 0 होगी, ठीक है. लेट्स सपोज कि एक यूरेनियम है 92 to 38 और ये बैरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो रहा है, या बैरियम क्रिप्टॉन तो दो अलग एलिमेंट हो गए. मैं काम करता हूं, मैं यूरेनियम 92 है और ये 238 है, इसमें से मैं अल्फा निकालता हूं. लेट्स सपोज अल्फा निकाला, अल्फा डीके कर दिया, और साथ में ये बन जाएगा, आई थिंक थोरियम बन जाएगा, चेक करना, 90 होता है और ये होता है 234, ठीक है. आ रही बस में, थोरियम कह रहे, कोई नया एलिमेंट कह रहा हूं. अब हो क्या रहा है, अल्फा के निकलने से यूरेनियम का मास कम होगा, या यूरेनियम के पार्टिकल कम होंगे, थोरियम के बढ़ेंगे. समझते हो, यूरेनियम इस जगह पर है आपका लेट्स से X, और जो थोरियम है वो है आपका Y. सो देखो, ये जो ग्राफ है ये थोरियम का होगा जो बढ़ता चला जाएगा, यानी Y होगा, और ये जो होगा ये यूरेनियम होगा जिसका मास कम होता चला जाएगा, जो कि X होगा. समझ आ रही बात, अब समझ आया. तो इसने ये वाला ग्राफ दिया हुआ था, यानी थोरियम के हिसाब से, Y के हिसाब से दिया हुआ था
कि y शुरू में 0 होगा, जैसे जैसे यूरेनियम में इससे थोरियम में कन्वर्ट होगा, थोरियम का मास बढ़ते 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 आधा हो जाएगा। किसका आधा हो जाएगा? जो यूरेनियम का मास था शुरू में उसका हाफ हो जाएगा। तो अब यूरेनियम का कितना हो जाएगा? यूरेनियम का मास भी शुरू में जो था वो भी आधा हो जाएगा, दोनों के आधे आधे हो जाएंगे। इस वक्त जो टाइम होगा वो हाफ लाइफ होगी, खत्म कहानी। सही है ना? जी सर। ठीक है, ठीक। विच पार्टिकल कह रहा है इज एब्सॉर्ब बाय न्यूक्लियस टू कॉज अ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, या इसको आप कह लें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो न्यूट्रॉन की एब्सॉर्प्शन होती है, बेटा ऐड कर लो जो आ रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन की एब्सॉर्प्शन होती है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, आके यूरेनियम को हिट करता है, फिर आगे चेन रिएक्शन शुरू होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यही कहानी चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वाह, of the earth in June, which statement explains why। ठीक है, उसकी वजह ये है भाई, उसकी वजह ये कि अगर मैं मैं आपको एक ये समझिए, ये है अर्थ। ठीक है, ये सन है जो कि एक कोने पे है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा इस तरफ है, और यहां पर सपोज कर लें ये अर्थ है। ठीक है, अच्छा सन को मैंने बहुत छोटा बना दिया, लेकिन एनीवेज अभी सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ अर्थ को बड़ा, क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है जाहिर आप लोगों को। ठीक है, ये है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ यूं है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ से सेंटर से तो 25 या 23 डिग्री तक मैं ख्याल है टिल्टेड है। अभी मैं उस पर बात भी नहीं कर रहा, मेरा वो टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा विंटर में, और इस तरफ अगर आएगा, ठीक है, तो इस तरफ ये हो जाएगा समर में। बना के बता रहा हूं ताकि समझ आए। ठीक है, उसके पैरेलल रखते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये सीन है। अब सवाल है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर होता है इस जगह पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस जगह पर होता है, साउदर्न इस जगह पर होता है। यहाँ साउथ जो है सन से करीब होता है। ठीक है, विंटर में, इसलिए यहाँ पे आपको गर्मी लगती है विंटर में, जबकि ऑस्ट्रेलिया उधर साउदर्न हेमिस्फीयर के करीब पड़ता है और नॉर्दर्न में कनाडा पड़ता है, तो वो दूर है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, ये डिस्टेंस कम हो गया। ये डिस्टेंस कम होने का मतलब ये समर में डिस्टेंस कम होता है और ये विंटर में होता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब समर में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और साउदर्न इधर है, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका नीचे। ठीक है, ऊपर अगर देखो तो ऊपर कनाडा पड़ता है, कनाडा नियरेस्ट है उसके। ठीक है, अब आप देखो ये जो समर है, समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करीब पड़ता है, ये देख रहे हो? समझ आई? क्लियर है बात? समझे? और विंटर में साउदर्न हेमिस्फीयर करीब पड़ता है। यही वजह है कि यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर सर्दियों में गर्मियां पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि ये करीब आ जाता है और वो सब दूर चला जाता है। भाई समझ आया? ठीक है, अब पढ़ो। इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ इन जून, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई। इसका आंसर है डी, द नॉर्थ पोल ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेशन इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन जून, इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इन जून। सही है भाई? क्लियर है? डी करेक्ट आंसर है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द सन इज करेक्ट? द सन इज अ ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ कहते हैं बोने को, नहीं भाई। जाइंट देव, नहीं भाई। मीडियम साइज होता है, सन इज अ मीडियम साइज, ठीक है, स्टार है। तो सी और डी में से एक होगा। सी। सही है। अब आते हैं, वो कह रहा है कि मोस्टली उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए याद रखिएगा, ऑक्सीजन के लिए आपको कार्बन बनाना पड़ता है, कार्बन बनाने के लिए आपको ट्रिपल अल्फा रिएक्शन करना पड़ता है, और वो इस इतने छोटे से सन में नहीं होगा जितना बड़ा हमारा सन है। ये मीडियम साइज है, कम से इससे ये बहुत छोटा है, कम से कम इससे 20-30 टाइम्स बड़ा सन हो एटलीस्ट, तब जाके ट्रिपल अल्फा रिएक्शन शुरू होने के चांसेस हैं। इतने छोटे में ट्रिपल अल्फा में ये होता है कि 3 अल्फा पार्टिकल मिलते हैं और मिलके आगे कार्बन बनाते हैं बहुत डेंस एनवायरनमेंट में, और फिर कार्बन के साथ मजीद जो है वो एक अल्फा मिलेगा तो ऑक्सीजन बनाता है। तो ये सारे रिएक्शंस चलते हैं, स्टार जब आगे जाके वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जब डेथ होती है प्लैनेट बनता है, तो ये सारी चीजें उसमें आती है। सही है, तो ये मेरे हिसाब से सी करेक्ट आंसर है इसका है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं।
The table lists some information about some stars. Which star will eventually explode as a supernova? भाईजान ये जो पहला स्टार है एल्डीब्रान जो लिखा हुआ है ये बेसिकली रेड जाइंट है. रेड जाइंट उन्होंने लिख दिया, ये बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज शेड में होता है. ठीक है, रेडिश है, ऑरेंज है. इसका जो सरफेस टेम्परेचर है वो तकरीबन 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, सही लिखा हुआ, यही रेंज है. ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं हो सकता क्योंकि मसला ये है इसका साइज छोटा है. ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ टॉरस के अंदर पड़ता है. अब ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ टॉरस क्या है, अगर आपने मुझसे पढ़ा होता तो थोड़ा बहुत शायद मैं आपको आइडिया दे देता कि कॉन्स्टेलेशन क्या क्या भला होती है. एनीवेज, आपके मिल्की वे में जगह है जहां सितारे मौजूद हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, करीब करीब उन्हें कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. वो हमारे गैलेक्सी के सेंटर के करीब करीब का एक रीजन है. तो उसके मुख्तलिफ नेम्स है, उसमें से एक है कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरियन, एक है कॉन्स्टेलेशन ऑफ टॉरस, अलग अलग नेम है. तो ये वहां पे होता है एल्डीब्रान जो है. ठीक है, लेकिन ये फटेगा नहीं सुपरनोवा बन के, उसके लिए आपका रेड सुपर जायंट होना जरूरी है. तो ये नहीं हो सकता. बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट है जो इन फ्यूचर फटेगा, आगे जाके सुपरनोवा बनेगा. उसमें से ब्लैक होल निकल सकता है, न्यूट्रॉन स्टार निकल सकता है, डस्ट पार्टिकल निकल सकते हैं. ठीक है, कुछ भी निकल सकता है. तो ये बीटलजूस होगा. ठीक है,